अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे डीसी मोटर। डीसी मोटर जिसे कहेंगे दिष्ट धारा मोटर। नाम से ही जाहिर है बेटा कि वह मोटर जो डीसी वैद्युत ऊर्जा को हम सप्लाई देते हैं मोटर में टर्मिनल से, तो डीसी वैद्युत ऊर्जा को और ऐसा करने पर उसका धुरा नाचने लगता है और उस पर पुली चढ़ाकर बेटा हम लोग पुली पट्टा से काम लेने लगते हैं। ठीक है ना। तो जो हमें पुली पर या धुरे पर जो नाचने वाली ऊर्जा, जो नचाने वाली ऊर्जा मिल रही है वो है यांत्रिक। उससे हम कार्य करते हैं, कार्य ही आपकी एक तरह से यांत्रिक ऊर्जा है। तो इस तरह से डीसी मोटर की परिभाषा हो गई कि डीसी मोटर वह युक्ति है जो डीसी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। क्लियर हो गया। तो डीसी मोटर की परिभाषा हो गई। डीसी मोटर की संरचना एकदम जो है डीसी जनरेटर की भांति होती है, यानी डीसी मोटर को एज ए डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर को एज ए डीसी मोटर हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इतनी माने समानता। तो इसमें आप लोग पढ़े हैं कि भाई एक बॉडी होती है, यानी जिसे हम लोग योक बोलेंगे। ये योक हो गया। जनरली हम लोग इसे जो है बेटा बेलित इस्पात का बनाएंगे और छोटे में जो है ढलवे लोहे का, कास्ट आयरन का बनाते हैं। और इधर जो है चुंबक लगा दिया, इधर आपने ऐसे चुंबक लगा दिया और इधर भी चुंबक लगा दिया। और बीच में आपका धुरा हो जाता है। इस पर जो है आर्मेचर हम लोग चढ़ा देते हैं। आर्मेचर पर वाइंडिंग लपेट देते हैं। आर्मेचर पर वाइंडिंग लपेट देते हैं। फिर इस पर जो है कम्यूटेटर भी लगा देते हैं। कम्यूटेटर क्या करता है आप लोग जानते हैं, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में ये बदलता है। तो ये आपका कम्यूटेटर हो गया। इधर कार्बन ब्रूस मान लीजिए लगा दिया, इधर भी कार्बन ब्रूस लगा दिया और यहाँ पर जो है फील्ड वाइंडिंग चढ़ा देंगे ये चुंबकों को उत्तेजित करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन से मैग्नेट है, वैद्युत चुंबक है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब इनमें सप्लाई जाएगी तो ये चुंबक एक्साइट हो जाएंगे। तो यहाँ मान लीजिए कि ये टर्मिनल है बेटा, यहाँ टर्मिनल से हम लोग जो है इसमें सप्लाई डालेंगे। तो यहाँ टर्मिनल से सप्लाई ले आए और इसमें डाल दिया, और यहाँ ले आए इधर जो है आर्मेचर में डाल दिया। ये सप्लाई यहाँ से निकली और फिर इसमें डाल दिया, ऐसे ऐसे होते हुए और फिर जो है बेटा यहाँ पहुँच गई मान लीजिए ऐसे। और ये यहाँ से निकली बेटा ऐसे, चाहे यहीं से निकाल लें, ये ऐसे। और यहाँ से जो है बेटा आप ऐसे कर दें। ठीक है। तो ऐसे जब हम लोग बेटा एक है सप्लाई से, एक है यहाँ से जब आप मोटर में सप्लाई डालेंगे, यहाँ से बेटा आप सप्लाई मोटर में डालेंगे, V वोल्ट की सप्लाई डालेंगे, V वोल्ट की सप्लाई डाले आप, और इसमें जो है I एम्पियर की धारा घुसेगी बेटा। तो उसका कुछ अंश जो है बेटा इधर भी जाएगा, फील्ड वाले को एक्साइट करेगा और हमारा चुंबक उत्तेजित हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग एक्साइट हो जाएगी। और फिर कुछ धारा यहीं से जो है आर्मेचर में भी होकर बहेगी। इस तरह से जब मोटर बेटा अपने ही सप्लाई से अपने चुंबकों का उत्तेजन करती है तो उसे कहते हैं स्व उत्तेजित या सेल्फ एक्साइटेड। तो हम लोग जनरली सेल्फ एक्साइटेड का प्रयोग करेंगे, सेपरेटली एक्साइटेड का नहीं। तो यहाँ पर जो है स्व उत्तेजित यानी सेल्फ एक्साइटेड। तो यहाँ से आप सप्लाई बेटा दे रहे हैं मोटर में, ये टर्मिनल
और उसी से इसके चुंबकों का उत्तेजन हो रहा है, उसी का कुछ धारा जो है आपके आर्मेचर से भी होकर बह रही है। तो इसमें हम लोग जो है पढ़े हैं कि ये मोटर जो है बेटा शंट मोटर भी होती है, शंट मोटर भी है, फिर सीरीज मोटर भी है, सीरीज मोटर भी है, फिर आप पढ़े हैं बेटा कंपाउंड मोटर भी है, कंपाउंड मोटर जो इन दोनों का मिश्रित भाग होगा, उसमें इसी चुंबकों पर सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी चढ़ेगी और शंट फील्ड वाइंडिंग भी चढ़ेगी, तो उसे कंपाउंड मोटर कहेंगे। फिर कंपाउंड में भी है लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, फिर उसमें भी है क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल बेटा। इस टाइप से सारा वो बातें आपको बताई जा चुकी हैं। शंट मोटर के लिए आपको याद दिला दूं कि भाई जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है, जब ये वाली वाइंडिंग और ये आर्मेचर वाली वाइंडिंग आपस में समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं, तो उसे जो है शंट मोटर कहेंगे। और जब बेटा फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगी तो उसे सीरीज मोटर कहेंगे। कंपाउंड मोटर जब चुंबकों पर बेटा दोनों फील्ड वाइंडिंग एक साथ चढ़ा दी जाए, सीरीज वाली भी और शंट वाली भी, तो उसे कहेंगे कंपाउंड मोटर। और जब दोनों बेटा फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे के सहयोगी, यानी दोनों मिलकर नॉर्थ पोल ही बनावे, तो या दोनों मिलकर साउथ पोल ही बनावे, तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, तो उसे कहेंगे क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। और एक बेटा जो है, एक में धारा क्लॉकवाइज और दूसरे वाले फील्ड वाइंडिंग में धारा एंटी क्लॉकवाइज बहाएंगे, तो एक नॉर्थ पोल बनाने का प्रयास करेगी तो एक साउथ पोल बनाने का प्रयास करेगी, तो चुंबकीय फ्लक्स घट जाएंगे, तब उसे कहेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड। और कंपाउंड मोटर को खोलते ही आप समझ जाएंगे कि जो बेटा पतले तारों की अधिक टर्नों की होगी फील्ड पर, या चुंबक के कोर पर बेटा क्रोड पर जो है दो वाइंडिंगें चढ़ी होंगी, जो पतले तार की और अधिक टर्न की होगी वो जो है शंट फील्ड वाइंडिंग होगी, और जो मोटे अपेक्षाकृत मोटे तार की और कम टर्न की होगी वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ठीक है ना, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कम रखते हैं, आपने पढ़ा है कितना रखते हैं? हाँ, 0.5 से 5 ओम तक, या और थोड़ा मोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन सीरीज वाले का, वो शंट वाले का जो है ज़्यादा रखते हैं। शंट वाले का 50 से 250 ओम तक जो है उसका रखते हैं। इस टाइप से आपको लिखाया गया। कर चलिए, तो हम लोग जो है आज इन्हीं मोटरों में बेटा यहाँ पर जो है एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। बल के लिए हम लोग पढ़े हैं बेटा, जैसे ही आप इसमें धारा आई आएगी, जैसे इसमें धारा आई घुसेगी और चुंबक उत्तेजित हो जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स इससे निकलने लगेंगे, फ्लक्स फाई चुंबकों से निकलने लगेंगे, और वो फ्लक्स फाई जो है इस पोल से, मान लीजिए ये नॉर्थ है बेटा और ये साउथ बन गया, तो हमको मालूम है कि नॉर्थ से चुंबकीय फ्लक्स निकलते हैं और साउथ में घुसते हैं। तो नॉर्थ से साउथ में जब ये घुसेंगे तो इनका परिपथ ऐसे कुछ जो है इस योग यानी बॉडी से ऐसे ऐसे अपना परिपथ पूरा करेंगे, और कुछ इस रास्ते से चलकर पूरा करेंगे। तो आपसे जो है कंपटीशन में या वाइवा में या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई बॉडी क्यों जो है CI की बनाते हैं, कास्ट आयरन की, या फिर जो है चुंबकीय धातु की क्यों बनाते हैं, फेरोमैग्नेटिक ही क्यों बनाते हैं? तो फेरोमैग्नेटिक नहीं बनाएंगे बेटा, या लौह धातु की नहीं बनाएंगे, तो चुंबकीय बल रेखाएं अपना परिपथ पूरा नहीं कर पाएंगी। इसीलिए मजबूरी में हम लोग योग को जो है CI का या बेलित इस्पात का ही बना पाते हैं, और माइका का या लकड़ी का नहीं बना पाते। ठीक है ना, माइका का, लकड़ी का, इसकी बॉडी जो इसको योग बोलते हैं, योग बोलते हैं, या बॉडी बोलते हैं, या फ्रेम बोलते हैं बेटा, कुछ भी ये सब बोलते हैं। तो ये जो है
हम लोग माइका का लकड़ी का बना दें तो करंट उतरने का खतरा नहीं रहेगा कि करंट उतर जाएगा तो झटका मारेगा या शॉक लगेगा। लेकिन मजबूरी है कि हम माइका का नहीं बना सकते। माइका लकड़ी का बना देंगे तो नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलने वाला साउथ पोल से घुसेगा तो अपना परिपथ पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक चुंबक में आप पढ़े हैं कि ये चुंबक है बेटा, मान लीजिए ये चुंबक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं, नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं बेटा और साउथ में घुसती हैं। बोलिए ना ऐसे, तो ये नॉर्थ से निकल रही है, ये नॉर्थ से निकलती हैं और हवा में जो है चलते हुए बाहर की ओर जब चलती हैं बेटा तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। तो अगर जो है लकड़ी का बना दें बेटा ये वाला, और माइका का तो कुचालक है, उसमें से चुंबकीय फ्लक्स नहीं चल पाएगा, तो चुंबक का उद्देश्य बनेगा ही नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है ना। और जब फ्लक्स नहीं अपना परिपथ पूरा करेगा तो फिर 5ZNP/60 ये बोल्ट नहीं बनेगा और मोटर काम नहीं करेगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं बेटा कि मोटर के आर्मेचर की बात कर रहे हैं। आर्मेचर कैसा हो गया, जब सप्लाई आपने यहाँ से डाल दिया बेटा मोटर में तो आपका आर्मेचर कैसा हो गया, तो अब कहेंगे हमारा आर्मेचर हो गया चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारावाही चालक। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर एक बल कार्य करने लगता है, एक बल कार्य करने लगता है जिसका मान बेटा निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। यह बराबर I/B/L sin थीटा न्यूटन से ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। यदि बेटा धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ, लंबवत है, तो साइन 90 हो जाएगा, उस समय मैक्सिमम बल लगेगा। साइन थीटा का मान 90 अंश, बकिया 30, 45, 60 पर है तो बल का मान कम हो जाएगा। मैक्सिमम बल 90 डिग्री पर लगेगा। यल क्या है, यल जो है चालक की लंबाई है। यल क्या है, हाँ चालक की लंबाई है बेटा। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता या तीव्रता आप कहेंगे भी है, और इसका मात्रक है वेबर बटे मीटर स्क्वायर, वेबर बटे मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी है। चलिए, ये सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि, ये सदिश राशि है बेटा। और आई जो है चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा एम्पियर में, धारा किसमें है, एम्पियर में है। तो ये है बेटा, तो एक बल लगने लगता है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि एक बेटा ओरिजिनल चुंबक है तो चुंबक भी बल लगाता ही है, लौह धातुओं को अपनी ओर खींचता है। तो एक चुंबक ओरिजिनल जैसे ये चालू हो जाएगा धारा सप्लाई फील्ड वाइंडिंग में, ये वाली आपकी फील्ड वाइंडिंग है और ये वाली जो है आर्मेचर वाइंडिंग है। तो जैसे ही फील्ड वाइंडिंग में धारा जाएगी चुंबक उत्तेजित हो जाएगा और चुंबक अपना बल लगा लेगा। दूसरा का, जब आर्मेचर में धारा जाएगी तो आर्मेचर भी बेटा हमारा कापर के तार की वाइंडिंग लुपेटी गई है, तो कापर के तार में जाएगी बेटा तो कापर का तार भी चुंबकीय हो जाएगा। क्योंकि ओर्स्टेड साहब ने बताया कि जब किसी तार में धारा का प्रवाह होता है या अथवा आवेश चलने लगता है
आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। तो जब आवेश चलने लगता है बेटा तो उसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र, बिना चुंबक के ही चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। इसका आभास आप लोग खुद करते होंगे कि हाई टेंशन वाली तार जब जाता है बेटा तो इतनी भनभनाहट होती है उसके नीचे, और उसका जो है एक चुंबकीय क्षेत्र बेटा बनने लगता है। ठीक है ना। जब बेटा कोई आवेश गतिशील होता है तो जो है बेटा वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों बने। ठीक है ना। लेकिन जब किसी तार में आवेश बहता है तो तार के चारों तरफ सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बनता। बहुत पूछता है आवेश जब हवा में गति करेगा बेटा तो वैद्युत क्षेत्र और प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों बने। लेकिन अगर आवेश कोई जो है तार में सर्कुलेट हो रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, अथवा आप कहेंगे आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो तार में धारा बह रही है तो तार के चारों तरफ सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र अपने आप बनने लगता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र हमको आपको खींचने लगता है क्योंकि हमारे आपके शरीर में ब्लड है, ब्लड में आयरन है, लोहा है। उस लोहे की वजह से हमारे हाथ को, पैर को, सिर को उसका तार का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो खींच रहा है। इसलिए नियम बना हुआ है कि भाई भवन आपका है तो भवन से कम जो है 10 फीट की दूरी से ही लाइन या सप्लाई जाना चाहिए, उससे नज़दीक से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है खींचता है। जैसे मोबाइल में भी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं तो उसको पॉकेट में या हर्ट के पास रखना मना है कि भाई नीचे घुटने के पॉकेट वगैरह में रखिए, इधर मत रखिए, क्योंकि यहीं से हर्ट जो है ब्लड को पंप करता है और इसका जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड हमारे लोहे को, ब्लड वाले लोहे को, आयरन को खींचेगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर बेटा लंबे समय तक खींचने पर क्लॉटिंग हो सकती है। ठीक है ना। तो वैसे वो खींचता है बेटा। कभी कभी देखिए ना कि हम लोग बातचीत करने में या कुछ काम धंधा करने में थोड़ा भी असावधानी होती है, कब हमारा हाथ या सिर जो है तार में चिपक गया हम लोगों को पता नहीं चलता और दुर्घटना हो जाती है। तो इस तरह से जो है आपका बेटा ऐसे समझ लीजिए कि तार भी चुंबकीय हो, आर्मेचर वाला तार चुंबकीय हो गया और एक मेन चुंबक। तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे पर बलों का आरोपण प्रत्यारोपण करने लगते हैं, और ये चुंबक तो बेटा अपनी जगह बॉडी पर फिक्स है, ये हिलेगा डुलेगा नहीं। और आर्मेचर पर जब बल लगने लगता है उसी बल का मान है IBL sin थीटा से ज्ञात करेंगे। और ये जो है बैरिंग और धुर्रे पर फिक्स है। तो बैरिंग न तो बेटा लीनियर गति के लिए अलाउ नहीं करती है कि धुर्रा ऊपर को उठेगा, नीचे को जाएगा, उधर की ओर इधर की ओर, बल्कि एक जगह रोटरी मोशन करना। ठीक है ना। इस बल के कारण एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ये इधर की ओर ऐसे और ये इधर की ओर ये ऐसे बेटा बल लगने लगता, ऐसे बल लगने लगेगा और ये जो है धुरे पर हमारा आर्मेचर नाचने लगता है और फलस्वरूप हम लोग पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेने लगते हैं। इस तरह से जब ये धुरा बेटा नाचने लगेगा, गति करने लगेगा, तो यहाँ से जो है हमने जो विद्युत ऊर्जा दिया, बेटा वो यहाँ पर बदल गई किस ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में अथवा यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर हो गया। चलिए, तो इस बेटा बल के कारण एक बल आघूर्ण इसमें लगने लगेगा। उस बल आघूर्ण को हम लोग जो है देखते हैं कि कितना होगा मान, कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए मोटर के आर्मेचर में उत्पन्न बल आघूर्ण हम लोग देखते हैं। इसको मिटा देते हैं बेटा। मेन टॉपिक हम लोगों की है, ये तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए ये इसलिए मैं गाइड कर रहा था। मेन टॉपिक आपको लेना है आर्मेचर में उत्पन्न बल आघूर्ण। गीला कोई पेपर नहीं, सूखा।
खराब पेपर दे दें बेटा कोई। हाँ बेटा, तो अब हम लोग जो है आर्मेचर में उत्पन्न बल आघूर्ण, उत्पन्न बल आघूर्ण, आघूर्ण को बेटा इंग्लिश में टार्क कहेंगे। और इसे टीए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? टीए। तो मान लीजिए बेटा कि ये आर्मेचर आपका वृत्ताकार है और आर्मेचर के धुरे के केंद्र से बेटा त्रिज्या आर। त्रिज्या कितनी है? हाँ, माना बेटा, माना आर्मेचर त्रिज्या आर है, त्रिज्या स्मॉल आर लिख लीजिए चाहे कैपिटल आर लिख लीजिए, स्मॉल आर है, तथा उस पर या उसके परिधि पर, किस पर? हाँ, उस पर या उसके परिधि पर, उसके परिधि पर कैपिटल एफ बेटा बल, एफ न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है ना? तब बेटा टार्क टीए बराबर टार्क टीए बराबर होता है बेटा बल गुणे, क्या होता है? बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। बेटा ऐसे समझ लीजिए, ये बेटा मान लीजिए आर्मेचर है, ये आर्मेचर हो गया, ये धुरे का केंद्र हो गया बेटा, यहाँ से ये त्रिज्या जो है आर है बेटा, और इस पर जो है बल जो लग रहा है, चाहे ऐसे बल लग रहा है कोई भी बल, ये ऐसे बेटा स्पर्श रेखीय बल कैपिटल एफ लग रहा है, और बल की क्रिया रेखा ये, यही क्रिया रेखा से त्रिज्या की लंबवत दूरी बेटा इसी पर तो नाचेगा, यही धुरा है बेटा, तो इसी धुरे पर नाचेगा, तो वही आपका जो है घूर्णन अक्ष हो गई। घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल, ये बल की क्रिया रेखा से आलंब की लंबवत दूरी या घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी बेटा यहाँ पर आर है, तो बल को अगर एफ लेते हैं तो टार्क टीए बराबर हो गया एफ इंटू आर। क्या हो गया? इतना न्यूटन मीटर। बल को बेटा न्यूटन में और आर को मीटर में मापेंगे तो टार्क का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। अब बेटा अगर ये इस बल आघूर्ण के कारण अगर टार्क नाचने लगा तो हम कहेंगे बेटा एक चक्र में कितना कार्य। ठीक है ना? तो लिखेंगे एक चक्र में या चक्कर में बेटा किया गया कार्य हो जाएगा बराबर बेटा कार्य बराबर बल गुणे दूरी, तो बल एफ है बेटा, और गुणे दूरी एक चक्र में ये परिधि के बराबर चलेगा। कोई भी पहिया कितना दूरी तय करती है? आपकी साइकिल अगर चलती है बेटा तो एक चक्कर जब चलती है
तो जमीन पर या फर्श पर कितना दूरी तय करती है, तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करती है। तो वैसे ये अगर नाचेगी और मान लीजिए कि इसे आगे बढ़ना है, तो ये कितना दूर जाएगी, अपनी परिधि के बराबर। तो चली गई दूरी हो जाएगी 2 पाई आर। परिधि का फार्मूला 2 पाई आर। ये तो एक चक्कर में चले। और अगर मान लीजिए कि इसका आरपीएम n है, आरपीएम कितना है, हाँ, आरपीएम बेटा आर्मेचर का आरपीएम बराबर कैपिटल N। आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट अथवा चक्कर प्रति मिनट बेटा कैपिटल N है। तो N चक्र में चली गई दूरी हो जाएगी बेटा, तो आगे लिखें बेटा N चक्र में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा बेटा F गुणे 2 पाई आर N। N जो है 1 मिनट में है। N क्या है, 1 मिनट में किया गया कार्य, आरपीएम प्रति मिनट किया गया कार्य। N चक्र में किया गया कार्य इतना है। फिर लिखेंगे बेटा, तो 1 सेकेंड में किया गया कार्य, 1 सेकेंड में किया गया कार्य, तब हो जाएगा बराबर F गुणे 2 पाई आर N अपान 60। N बेटा चक्र प्रति मिनट, N क्या है, N का मात्रक है बेटा, ऐसे लिख लेंगे चक्र प्रति मिनट है बेटा। और इस मिनट के जगह पर सेकेंड रखें तो 1 मिनट में कै सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। तो चाहे चक्र प्रति मिनट लिखा है अथवा इसी को लिखेंगे चक्र प्रति 60 सेकेंड। इस तरह से बटे में मिनट के जगह पर आ गया 60 सेकेंड। ठीक है ना बेटा। अब जो है, चलिए बेटा, अब जो है 1 सेकेंड में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता। P बराबर पावर P बराबर W बाई T बेटा। T को 1 सेकेंड मान लें तो 1 सेकेंड में किया गया कार्य ही क्या कहता है, पावर कहलाता। 1 सेकेंड में किया गया कार्य ही, तो यहाँ पर आ गया 1 सेकेंड में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। अतः हो गया बेटा, अतः आर्मेचर शक्ति आ गई, आर्मेचर शक्ति, आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति P बराबर हो गया बेटा, शक्ति P बराबर हो गया F गुणे 2 पाई आर N अपान 60। अब यहां से देखेंगे बेटा F गुणे R बराबर TA। यहां पर देखिए F गुणे R बराबर TA है, तो यहाँ F और R के जगह पर हम लोग TA लिख सकते। तो लिखेंगे अथवा पावर P बराबर हो गया बेटा 2 पाई N, 2 पाई N, 2 पाई N, 2 पाई बेटा N, और इसके जगह पर TA अपान 60। कितना वाट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाँ, पावर का SI मात्रक वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड। समझ में आ रहा। ये जहां हमने डैश मारा बेटा, इन दोनों के जगह पर TA आ गया। यहाँ से देखिए आर्मेचर टार्क TA बराबर F गुणे R है, तो यहाँ F गुणे R के जगह पर TA रख दिया। अब बकिया 2 पाई N ले लिया, तो 2 पाई N TA अपॉन 60 हो गया। इसलिए TA बराबर हमें, ये तो आर्मेचर में उत्पन्न पावर का फार्मूला एक आ गया। अगर आपसे पूछे कोई कि भाई आर्मेचर में कितनी शक्ति उत्पन्न हो रही है, तो इस फार्मूले से बेटा ये यांत्रिक शक्ति है। कौन सी शक्ति, हाँ। अब बेटा यहाँ से अगर 60 को इधर ले आवे तो 60 की हो जाएगा, तो यहीं से लिखेंगे
या टी ए बराबर या टी ए आर्मेचर टार्क टी ए बराबर हो जाएगा 60 पी बटे बटे बेटा 2 पाई एन 2 पाई एन बेटा इतना न्यूटन मीटर बेटा ये टार्क के लिए फार्मूला टी ए आर्मेचर टार्क के लिए फार्मूला। अब आर्मेचर में पावर पी ए हम लोग जानते हैं बेटा कि जब आर्मेचर नाचने लगता है तो चुंबकीय फ्लक्सों को काटने लगता है, फिर जनरेटर की भांति इसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसका स्वरूप सप्लाई वोल्टेज के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए इसे विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। जनरेटर में उसे विद्युत वाहक बल कहेंगे और विद्युत वाहक बल E बराबर 5ZNP/60A वोल्ट से ज्ञात करेंगे। लेकिन जब ये इसका पुली पट्टा चढ़ाकर हम काम लेने लगते हैं, आर्मेचर नाचने लगता है, तो फिर जनरेटर वाला काम अपने आप शुरू हो जाता है कि नाचता हुआ चालक चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को फिर काटने लगता है और फिर इस आर्मेचर में एक नया प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारे सप्लाई वोल्टेज के अलावा एक नया विद्युत वाहक बल जनरेटर की भांति उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये यहाँ से उत्पन्न होगा, ये बाहर की ओर जाएगा और सप्लाई वोल्टेज भी अंदर की ओर आता है, जिसका कि सप्लाई वोल्टेज का विद्युत वाहक बल विरोध करता है मोटर में, इसलिए उसका नाम पड़ गया विरोधी विद्युत वाहक बल। शॉर्ट में ईबी कहेंगे, बी फॉर बैक, EMF, ई फॉर EMF यानी विरोधी विद्युत वाहक। क्यों पड़ा? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज से ये जनित हो रहा है और सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। ये कौन बताया? लेंज साहब ने बताया कि प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी का विरोध करते हैं जिससे ये स्वयं उत्पन्न होते हैं। तो अगर सप्लाई वोल्टेज न देते बेटा तो ये न नाचते न तो इसमें विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वो विरोधी विद्युत वाहक बल जिससे उत्पन्न हो रहा है इसी सप्लाई वोल्टेज के कारण उसी का विरोध करते हैं। तो अगर आपसे पूछे बेटा कि मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल और सप्लाई वोल्टेज का डायरेक्शन एक ही होता है अथवा एक दूसरे के विपरीत होता है, तो आप कहेंगे एक दूसरे के विपरीत होता है। सप्लाई वोल्टेज अंदर आ रहा है और यहाँ जो EB उत्पन्न होगा वो बाहर की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो मोटर में इस आर्मेचर की जो शक्ति है बेटा, पावर की जो डेवलप होती है वो EB गुणे IA वाट है। पावर P बराबर हम पढ़े हैं, पावर P बराबर V गुणे I होता है। इसी फार्मूले से बेटा देखिए, इसी फार्मूले से पावर P बराबर VI से हो गया आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति। तो यहाँ V के जगह पर EB डेवलप हो रहा है वोल्ट, और आर्मेचर में धारा आ रही है I के जगह पर IA, तो इतना वाट की शक्ति डेवलप हो रही है। एक फार्मूला P बराबर EB गुणे IA, ठीक है ना। आर्मेचर शक्ति, आर्मेचर में ये कौन सी शक्ति है बेटा? आर्मेचर शक्ति P बराबर EB गुणे IA। तो हम यहाँ पर बेटा आर्मेचर का टार्क है तो आर्मेचर की पावर P के जगह पर EB गुणे IA लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो ये कहने मतलब ये है बेटा कि अगर जो है आर्मेचर की पावर दिया हुआ है तो आप ऐसे सीधे रख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए नहीं दिया हुआ है, दूसरे रूप में दिया है, तो इसको विभिन्न रूपों में हम लोग फार्मूले का मान पुटअप करके और विभिन्न टाइप का सूत्र क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो भी आपके प्रश्न के हिसाब से सूट करे उसको वहां पर आप लगा दीजिए। तो चलिए बेटा, तो ये P का मान जो है EB गुणे IA रख दें, तब हो जाएगा TA आर्मेचर टार्क TA बराबर हो जाएगा 60 गुणे EB गुणे IA बटे हो जाएगा 2 पाई N, इतना न्यूटन मीटर। एक फार्मूला ये भी, ठीक।
अब हम लोग जानते हैं बेटा कि ईबी बराबर क्या होता है, 5 ZNP/60A। मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का फार्मूला और जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला सेम, मान सेम ज्ञात करना, एक ही फार्मूला है। बस यहाँ पर वो जो है सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया मोटर में विरोधी विद्युत वाहक। फार्मूला वही है, ईबी बराबर 5 ZNP/60A वोल्ट। भैया सबको मालूम है ये विरोधी विद्युत वाहक बल। फाई क्या बेटा, फ्लक्स प्रति पोल है वेबर में। जेड क्या है, कुल चालकों की संख्या। एन क्या है, आरपीएम है, चक्कर प्रति मिनट। टी पोलों की संख्या है, 60 फिक्स है। ए समांतर पथों की संख्या है लैप वाउंड में, ए बराबर पी है। समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर है, यानी ए बराबर पी है बेटा। और वेव वाउंड में ए बराबर 2। वेव वाली सीरीज वाउंड कहलाती है, अतः उसमें समांतर पथ 2 ही बनेंगे, तो ए बराबर वहां पर 2। क्लियर है, ये सारी बातें हो चुकी। तो ये मान ईबी का अगर रख दें इसी फार्मूले में, तब हो जाएगा टी ए बराबर 60 गुणे ईबी का मान रख दें बेटा 5ZNP गुणे IA अपान 2πN। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ बटे में हो जाएगा 68, 5ZNP अपान 68। ये मान तो बेटा रखा और बटे में 2πN पहले से, तो 2πN रख दिया। अब देखिए 60 से 60 कट गया, N से N कट गया। अब जो है बेटा क्या करेंगे, एक फार्मूला हो गया बेटा, एक फार्मूला अब आपका आ गया, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। एक फार्मूला यही आ गया बेटा, टी ए बराबर आर्मेचर टार्क, टी ए बराबर आ गया 5ZPIA अपान 2πA। इतना आ गया न्यूटन मीटर। इसे भी घेर दिया। क्लियर है। अब बेटा 2 का मान जो है बेटा और पाई का मान 3.14, इनका गुणा कर दें तो 6.28 हो। 1 4 3.14 का 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा। तो उससे अगर बेटा यहाँ 1 मान लें, 1 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, टी ए बराबर हो जाएगा, टी ए बराबर हो जाएगा बेटा, भाग देने पाएगा 0.159 और ये हो जाएगा 5ZPIA अपान कैपिटल ए अपान, हाँ बेटा 2 और पाई का मान 3.14 रख के दोनों का गुणा कर दिया, 6.18 से 1 में भाग दिया तो इतना आ जाएगा। आप मोबाइल से भाग देके चेक कर लीजिए, इतना न्यूटन मीटर भाई। तो ये फार्मूला अगर बेटा कोई भी आपको देता है, टी ए बराबर इसमें कौन सा सही है बेटा, तो आप जो है लगा लेते। ये न्यूटन मीटर में है बेटा, और अगर किलोग्राम मीटर में देना है बेटा, पूछता है किलोग्राम मीटर में बताइए, तो हमें मालूम है बेटा कि 1 किलोग्राम भार बराबर 9.81 न्यूटन होता है। कितना होता है, इसलिए 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा इतना बटा 9 दशमलव, यहाँ 1 न्यूटन ज्ञात करें बेटा तो 9.81 से इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इस टाइप से होता है। तो अगर बेटा यहाँ पर जो है 9.81 से भाग दे दें, तब हो जाएगा टी ए बराबर क्या हो जाएगा,
TA बराबर हो जाएगा 0.159 गुणे फाइव ZPIA बटे 9.81 इतना अब आ जाएगा बेटा किलोग्राम मीटर, इसमें आ जाएगा किलोग्राम मीटर में टार्क आ जाएगा। 9.81 से 0.159 में भाग देंगे, दिख रहा, इसमें दिख रहा बेटा, तो TA बराबर हो जाएगा 0.0162। ये वाली लाइन कट गई। चलिए बेटा, ये अगर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा बेटा, भाग दे लेंगे, आपको कहीं शंका है तो भाग दे लेंगे। चलिए मिटा कर ही यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो TA बराबर बेटा मोटर के आर्मेचर में उत्पन्न टार्क TA बराबर हो जाएगा, अब इससे भाग दे लेंगे, 9.81 से ऊपर भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.0162 इतना बेटा 5ZPIA अपॉन कैपिटल A बेटा, और ये हो गया आपका किलोग्राम मीटर। अगर किलोग्राम मीटर में पूछता है बेटा तो ये वाला आप लिखेंगे अथवा ये वाला लिखेंगे, और न्यूटन मीटर में पूछता है तो फिर तो ये वाला, ठीक है, ये वाला सब न्यूटन मीटर। पक्का हो गया। तो ये आपको कहीं करना नहीं है, विकल्प में दे देगा कि भाई आर्मेचर टार्क कितना होता है, तो जो आपका फार्मूला बेटा ये भी लिखाया गया, ये भी लिखाया गया, ये भी लिखाया गया, ये भी लिखाया गया, ये भी लिखाया गया है, वो भी लिखाया गया। तो इस तरह से आर्मेचर टार्क हो गया बेटा। अब इस टार्क जैसे ही आप सप्लाई मोटर में डालेंगे बेटा, ये आर्मेचर में टार्क डेवलप होगा, और इस टार्क के कारण आपका जो है आर्मेचर धीरे धीरे नाचना शुरू करेगा और स्पीड पकड़ लेगा। इसी को कहेंगे स्टार्टिंग टार्क। और जब मोटर फुल स्पीड पकड़ लेती है बेटा और एक अपने गति पर, फुल गति पर जब चलने लगती है, तब वो टार्क जो है फिक्स हो जाता है, लगभग स्थिर हो जाता है, तो उसे कहते हैं रनिंग। तो दो टार्क हो गए, एक शुरुआती वाला टार्क जैसे ही सप्लाई डाला तो उस समय का टार्क बहुत उम्दा होगा, उच्च होगा, क्योंकि विरोधी विद्युत वाहक बल अभी उत्पन्न नहीं हुआ, सप्लाई वोल्टेज का विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए वो टार्क थोड़ा उच्च होता है। और फिर जब मोटर अपनी स्पीड पूरी पकड़ लेती है तो पूरा 5 ZNP अपना जो है EB उत्पन्न होने लगता है और सप्लाई वोल्टेज का वो मैक्सिमम विरोध करने लगता है। तो इस तरह से रनिंग टार्क कुछ न कुछ कम हो जाता है, पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा है बेटा और रनिंग टार्क कम है। हमें स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा चाहिए। जब आप मोटरसाइकिल ऐसे ही चलाते हैं बेटा तो फर्स्ट गियर पहले लगाते हैं। फर्स्ट गियर में देखिए ना स्पीड बहुत कम होती है। फर्स्ट गियर में आप मोटरसाइकिल सोचें कि हम 80 और 100 की स्पीड पर दौड़ावें तो नहीं दौड़ेगी, हूँ करती रहेगी, आप कितना हो एक्सीलरेटर देंगे। तो जब स्पीड ज़्यादा रहेगी बेटा तो टार्क कम रहेगा, और जब स्पीड कम रहेगी तो टार्क ज़्यादा रहेगा। तो फर्स्ट गियर में क्या होता है, आपकी स्पीड कम होती है और टार्क बहुत ज़्यादा होता है। आप 3 लोग भी 4 लोग भी मोटरसाइकिल पर बैठ गए और पहली गियर आपने लगाया तो खट दे जो है चक्का घुमा देगा, मोटरसाइकिल आपकी आगे चलने लगेगी। और अगर आपने थर्ड में या टॉप गियर में शुरू में लगा दिया, सोचा कि तो टॉप है, तो उच्च बंद हो जाए, क्योंकि उसका टार्क उस समय कम है, स्पीड ज़्यादा 80 की।
90 की 100 की स्पीड में जाना है बेटा तो आपको टॉप गियर लगाना है। तो टॉप गियर में स्पीड ज़्यादा, टार्क कम हो जाएगा, और वो टार्क इतना कम रहेगा कि 3 सवारी बैठ गई है, आपकी मोटरसाइकिल के चक्का को घुमा लेंगे तो बंद हो जाती है। तो एक बात आपके और भी समझ में आ गई कि जब गति ज़्यादा होती है तो टार्क कम होता है। तो ऐसे ही मोटर जब गति फुल पकड़ लेगी तो टार्क जो है कम हो जाएगा, यानी रनिंग टार्क कम है, स्टार्टिंग टार्क अधिक। चलिए अब इस टार्क के आधार पर बेटा हम लोग स्टार्टिंग टार्क ये है, इस स्टार्टिंग टार्क का मान जो है बेटा ज्यादा है और रनिंग टार्क का मान इससे कम है। पक्का बोलिए ना। चलिए टॉपिक यहीं फिर समाप्त करें, फिर टॉपिक यहीं समाप्त कर दीजिए, फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।